नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। बहुत-बहुत सर प्रणाम। नमस्कार। सर आपने 1971 वॉर भी कवर किया ही होगा, मतलब देखा तो होगा ही। 99 कवर किया होगा और विपक्ष के रोल को भी देखा होगा उस समय से लेकर के अभी तक। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में कितना प्रिपेयर होंगे, मैंने सोचा था कि कम से कम पिछले 4 महीने से चिल्ला रहे हैं भाई सदन में चर्चा हो, प्रिपरेशन होगी। तो शशि थरूर ने मना कर दिया, बोला वो तो अगेंस्ट में बोलेंगे नहीं। गौरव गोगोई ये बोले तो इनका पाकिस्तान में चलने लगा कि भाई कम से कम क्लोज ले जाके घुस के अंदर मारते, दूर से क्यों मारा, इसे इतना पता नहीं कि स्कल्प मिसाइल की दूरी क्या है। आगे बढ़ने से पहले सर थोड़ा सा जयशंकर साहब को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एक्सपर्ट कमेंट लेंगे सर। जी Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. सर हमने देखा जब ये बोल रहे थे, इनकी बात पर को टोका गया और लास्ट में अमित शाह गुस्से में हो गए कि मतलब इस देश का एक जिम्मेदार आदमी जो कि इस देश का विदेश मंत्री है, वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है और तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की बात मान रहे हो, यूएस की बात मान रहे हो, लेकिन अपने देश के गृह मंत्री की बात नहीं मान रहे हो। तुम अगले 20 साल इसी प्रकार से विपक्ष में रहोगे। कैसे देखते हैं सर एनडीए के प्रिपरेशन वर्सेस पूरा महागठबंधन जिस प्रकार से अनप्रिपेयर्ड होकर के ऑपरेशन सिंदूर पर मुंह उठा के बस चर्चा के लिए आ गया सर। धुलाई तो बहुत जोरदार हुई है सर। अभिषेक जी बहुत धन्यवाद याद करने के लिए, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए बात यह है कि इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने जिस तरीके से पार्लियामेंट को रोका है, दोनों सदनों में हंगामे किए हैं और बाद में जब चर्चा के लिए समय निर्धारित किए गए और इनको आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो किसी भी विषय पर किसी भी सेशन में इनकी कोई तैयारी नहीं होती है, कोई तैयारी नहीं होती है। और जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं इस समय, उनका भी कल भाषण देख लीजिएगा, उनकी बहन जी का भी देख लीजिएगा, कितना स्तरहीन बोलते हैं, कितना विषय से इतर बोलते हैं। जनसभाओं में जैसे भाषण दिए जाते हैं उसी अंदाज में संसद में बोलते हैं। संसद की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, बहुत तथ्यों के साथ, बहुत तैयारी के साथ। और अगर आप विपक्ष में हैं तो फिर आप तैयारी का स्तर, जो रिसर्च वर्क है, वो बहुत ही आला दर्जे का होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ बहुत तैयारी के साथ आप आए हैं सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, हमेशा उल्टा होता है। किसी भी विषय पर ये संसद में हंगामे करते रहते हैं, इस विषय पर आप तुरंत चर्चा कराइए, तुरंत चर्चा कराइए। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये चर्चा की मांग भी करते हैं, हंगामे भी करते हैं, प्रश्नकाल भी नहीं होने देते, शून्यकाल भी नहीं होने देते, और जब सरकार मान जाती है और कहती है कि आ जाइए, तो पता लगता है कि सारे के सारे ठन गोपाल। आज भी ये साबित हुआ कि कांग्रेस में एक आध नहीं कई पप्पू हैं, और पप्पुओं की भाई साहब भरमार है वहां पर। सुशील कुमार शिंदे जो इस देश के गृह मंत्री रहे हैं, जो महाराष्ट्र
के मुख्यमंत्री रहे हैं, हम्म। उनकी बेटी परिणीति शिंदे, उनका भाषण देखिए, आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा ज्यादा आएगा। तो वो कह रही हैं कि साहब ये मीडिया का तमाशा था, जो 4 दिन कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर की, और इसमें क्या हासिल हुआ है ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया कि हमारी ब्रह्मोस, हमारा आकाश, जितनी मिसाइलें हैं, उन्होंने वहां क्या कहर ढाए हैं। उनके 13 एयरबेस, नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स, जहां पर इनके एसेट्स रखे हुए थे, वहां पर भी हिट किया। अमेरिका तक बौखला गया, और अभी भी उनके कई एयरबेस ऑपरेशनल नहीं है। पर सुशील कुमार शिंदे की बेटी को पता ही नहीं लगा कि हासिल क्या हुआ है। इनको ये भी पता नहीं है कि 6-7 मई की रात को जो लश्कर, जैश और हिजबुल के मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट में हेडक्वार्टर ध्वस्त हुए हैं, इनको लगता है वो कुछ हासिल ही नहीं है। पाकिस्तान 4 दिन में और कुछ घंटे की कार्रवाई में घुटनों पर आ गया, और इनको लगता है कि कुछ हासिल ही नहीं हुआ है। 3 साल से ज्यादा हो गया है रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, अभी तक भी यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके हैं। उधर आप देखें तो इजराइल, जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है, उसने गाजा पट्टी पर भी, उसने लेबनान में भी, उत्तरी लेबनान में भी, उसने सीरिया में भी, ईरान में भी, हर जगह घुस करके मारा है, लेकिन कोई घुटनों पर नहीं आया। यहां 4 दिन के कुछ घंटों की कार्रवाई में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, और उसने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, प्लीज सीज फायर कर दीजिए। भागे भागे वाशिंगटन जाते हैं, हमें बचा लो। इनको लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ, और ये ऐसे ही है जैसे दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि या तो डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद करो, या भारत में ये मैकडोनाल्ड बंद करो। अब मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप का मैकडोनाल्ड से क्या रिश्ता नाता है, और मुझे आप कहना क्या आश्चर्य चाह है, रहे ये हो? सीएम कैंडिडेट थे सर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? और गौरव गोगोई कह रहे हैं कि साहब वो हमारे राफेल और दूसरे विमान पाकिस्तान की सीमा से इस तरफ ही खड़े होकर के मिसाइल अटैक क्यों कर रहे थे, उनको भीतर घुसने की इजाजत क्यों नहीं दी? अब या तो नहीं, इनको तकनीक की जानकारी नहीं है, या राफेल की क्वालिटीज के बारे में पता नहीं है। 150 किलोमीटर तक बिना किसी सीमा में घुसे हुए, अपनी ही सीमा में रहते हुए राफेल से मिसाइलें दागी जा सकती हैं, और सटीक निशाने पर वो दागी जा सकती हैं। तो भाई अंदर घुसने की जरूरत ही क्या है? आज के जितने कांग्रेस की तरफ से बयान हुए हैं, भाषण हुए हैं, ये शो करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है। ये और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमीज पर कोई हल्का सा दाग तो चस्पा हो जाए, बस इसके लिए लगे रहते हैं, और झूठ पर झूठ। आप देखिए राजनाथ सिंह साहब का भाषण उठा करके, राजनाथ सिंह साहब ने बहुत सिक्वली पूरा ब्यौरा दिया है, कौन सी स्थितियां परिस्थितियां थी जिनके चलते ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया गया। इसके बावजूद अगर इन लोगों की समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, और घुमा फिरा करके वही सारी चीजें, अब इतना बड़ा अटैक, इतनी बड़ी कामयाबी, दुनिया के बहुत सारे देश अब हमारी ब्रह्मोस में, हमारे आकाश में, और दूसरे जितने भी तकनीकी रूप से प्रमाणिक साबित हो चुके अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि भारत ने कोई करिश्मा कर दिया है। और जो कौन? पाकिस्तान जबान बोल रहा है वही जबान ये बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्रस्ट्रेशन है उनके, या जो एक दिमाग में घुसा हुआ है शांति का नोबल, शांति का नोबल, शांति का नोबल लेना है, उसमें वो कितनी बार एक ही चीज दोहरा चुके, उसी को राहुल गांधी और इनकी पूरी मित्र मंडली ये समझ करके कि ये बड़ा अच्छा अस्त्र है, इससे नरेंद्र मोदी पर अटैक करो, लगातार लगे हुए हैं। आज राजनाथ सिंह ने भी कह दिया और जयशंकर साहब ने भी कह दिया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि उन्होंने जो भी अटैक किए 7 की रात को और 8 तारीख की रात को, उसमें हमारे यहाँ कहीं खरोंच भी नहीं आई। हवा में ही उनके ड्रोन भी, मिसाइल भी, विमान भी सब हवा में खत्म कर दिए और उनके एयरबेस तबाह कर दिए, आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। मतलब वो एकदम ऐसी हालत में खड़ा था पाकिस्तान 9-10 की रात के बाद तो, कि आप कहीं तक भी घुस करके मार सकते थे। उनका रडार सिस्टम पूरा, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह हो चुका था। ये भारत का बड़प्पन है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और चूंकि हम अपने टारगेट पूरे कर चुके थे इसलिए हमने सीज फायर मान लिया। राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं, किसी का प्रेशर नहीं, बल्कि एस जयशंकर ने तो ये भी कहा कि 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी के पास फोन आया, उन्होंने इस पर दुख व्यक्त किया और जैसा बाकी देशों ने कहा कि भारत को अपनी रक्षा सुरक्षा का अधिकार है, अपने नागरिकों की रक्षा का अधिकार है, वो बात हुई। या फिर 17 जून को जब कनाडा में थे प्रधानमंत्री, तब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। तो 22 अप्रैल के बाद तो 6 और 7 मई को पहला अटैक हुआ भारत की तरफ से, और 9 और 10 मई की रात को निर्णायक अटैक हुआ। तो इस बीच अगर प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में कोई टॉक्स ही नहीं हुई, तो वही डोनाल्ड ट्रंप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। और जेडी वेंस की जो कॉल आई थी उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जेडी वेंस का फोन आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बड़ा अटैक करने के बारे में प्लान कर रहा है, तो मोदी जी ने कहा कि हम उससे भी बड़ा अटैक करके उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस इतनी बात हुई जी। इससे ज्यादा स्पष्ट बात और क्या होगी। तो नहीं, कांग्रेस तो है बिना तैयारी के, और इन्होंने काम क्या किया है आगे जब बातचीत होगी तो बताएंगे। इन्होंने अपने सारे अतीत के जितने कारनामे थे, जितनी विफलताएं थी, चीन के हाथों जो लैंड ग्रैबिंग का काम हुआ है, या अलग अलग सालों में जो युद्ध में इनकी कमजोरियां थी, वो सब के भी अब चिथड़े सब सामने रखवा दिए। इन्होंने, आपके यहाँ चुनाव होने जा रहा है ना बिहार में, बिहार इनके वाला था, ललन सिंह ने धुलाई की है थोड़ी सी। बिहार इनके हाथ से अब गया। वैसे भी पहले भी नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने ये चर्चा मांग करके और मोदी सरकार को छेड़ करके खुद अपनी ऐसी तैसी करा ली। बिहार के ललन सिंह जदयू के बिहार केंद्र सरकार में मंत्री भी है मत्स्य विभाग के, उन्होंने बहुत तगड़ा थे। देखिए बिहारी कभी कभी बढ़िया ढंग से ठोकते हैं, इसमें कोई कांग्रेस डिजर्व करते थे। भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई,
25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए, उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाक के आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह काम किया, यह प्रधानमंत्री ने इस संकल्प के साथ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको कहां दिखाई दे? आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र समाप्त हुए सर्जिकल स्ट्राइक में, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और फिर दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया। फरवरी में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ। और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया, जैसे मोहम्मद के लश्कर के। सर आउट ऑफ सिलेबस चीज है, थोड़ा सा क्वेश्चन कांग्रेसियों के लिए। ये सपना तो देख रहे हैं, ये दिख रहा है जदयू और बीजेपी का मतभेद। ये तो चाह रहे थे सपने में कि 15 दिन में मोदी सरकार गिर जाएगी, नीतीश पलट जाएंगे। जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, शांभवी को हमने बोलते हुए देखा या ललन सिंह को आज देखा, कल मोस्ट प्रोबेबली हम चिराग को भी सुनेंगे, वो भी जब बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो बीजेपी को छोड़ दें, ये जो इंडिया अलायंस पूरा है, ये एनडीए के जो मेंबर है वही इनके चिथड़ उड़ाने के लिए काफी है। मोदी जी तक बॉल पहुंचेगी कहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने सहयोगी हैं वो पूरी तरीके से न केवल एकजुट है, बल्कि उनका समन्वय बीजेपी की टॉप लीडरशिप, खास तौर से टॉप लीडरशिप की जब मैं बात कर रहा हूं, जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, फ्लोर की भी और फ्लोर के बाहर की भी, उनके साथ उनका कितना समन्वय है, कितना संवाद है, इन भाषणों से पता लगता है। ललन सिंह ने एक और बहुत महत्वपूर्ण और मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरव गोगोई ने पूछा था कि ये पहलगाम के जो आतंकवादी हैं, ये घुस कैसे आए, ये किसकी विफलता है? तो ललन सिंह ने उनसे पूछा कि वो जो मुंबई अटैक के 10 आतंकवादी कराची से चल करके मुंबई में घुसे थे, वो कैसे घुस आए थे? कोई जवाब है इन लोगों के पास में? और इनके समय में कितना लहू बहाया गया, न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि अलग अलग जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादी वारदातें होती थी। कहाँ बम फट जाएगा, कहाँ सीरियल धमाके शुरू हो जाएंगे, कहाँ फायरिंग खुल जाएगी, कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन 2014 के बाद कम से कम इतना तो हुआ कि पठानकोट के आगे किसी आतंकवादी ग्रुप को हिंदुस्तान के भीतर घुसने नहीं दिया गया। एक आध कोई वारदात अपवाद स्वरूप पुणे वगैरह में हो गई तो हो गई, या मुंबई में हो गई तो हो गई, बाकी कहीं कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। तो ये जो मैं कह रहा था, एक बयान, एक इनका विफलता, वो एक अटैक गिनवाया था तेजस्वी सूर्या ने आज सदन में। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी, और जो अनुराग ठाकुर का बाद में भाषण रहा, अनुराग ठाकुर ने तो इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। पूरा ये जो नरेंद्र सरेंडर वाले राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने बताया देश को, सदन को बताया कि कब कब कांग्रेस ने कहां कहां सरेंडर किए। नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक ने, और राजीव गांधी से लेकर के पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, सब ने कहां कहां सरेंडर किए और किस तरीके से हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली। तो ये सारी चीजें जब खुल करके सामने आती हैं तो ऐसे टाइम पर राहुल गांधी बैठे नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं। और आज भी यही हुआ, सदन में दिखाई नहीं दिए वो, नहीं दिए।
हासिल क्या होगा सर? मतलब बीजेपी को तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते बिहार इलेक्शन पास में है, 2 महीने पहले मेमोरी भी रिफ्रेश हो रही है। पूरा अब ये गाली भी सुनेंगे कांग्रेसी, इनका कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। अभी निशिकांत दुबे आएँगे, अमित शाह आएँगे, मोदी जी पहले लोकसभा में पटकेंगे, फिर राज्यसभा में उठा-उठा के पटकेंगे। लेकिन इससे राहुल गांधी एंड कंपनी को क्या हासिल हुआ? दीपेंद्र हुड्डा का आईक्यू लेवल चेक हो गया, शिंदे की बिटिया का चेक हो ही गया। एक तो बार ये पहले भी हुआ था दीपेंद्र हुड्डा का, सुषमा स्वराज ने बल्कि हंसते हुए ये तंज कसा था इन पर। इन्होंने कहा था कि हमारे अंबाला में खेतों में 3-3 फुट के आलू पैदा होते हैं। आलू पैदा होते हैं। मैं सुनवा देता हूँ दर्शकों को, अब आपने याद दिलवा दिया तो मैं वो सुनवा ही देता हूँ। बड़ा अच्छे जी। चुटकी लिया था सुषमा जी ने, वो सुनवा देता हूँ दर्शकों को, बड़ा रेयर वीडियो है, लोकसभा का ही है, सुनवा देते हैं थोड़ा-सा। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे। आप यहाँ पे आ जाओ। बहुत मोहर स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। ये सारे वंशवादी चेहरे हैं, इनका जमीन से कोई वास्ता ही नहीं है। भाई राहुल गांधी जो है वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। राजीव गांधी जो है वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी। इसी तरीके से जो गौरव गोगोई हैं वो तरुण गोगोई के बेटे, जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के बेटे। भूपेंद्र हुड्डा चौधरी रणवीर सिंह के बेटे, जो संविधान सभा में हुआ करते थे। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा भी 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके। ये सारे वंशवादी, इनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। 2-2, 3-3 फुट के आप आलू पैदा करके मैकडॉनल्ड को दोगे, तो भाई समझ में आता है ना कि आप मतलब जमीन पर आपके पैर नहीं है और आपकी कोई तैयारी भी नहीं है और आप कोई तैयारी करना भी नहीं चाहते। ये वही लोग हैं ना जो पहलगाम की घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कह रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाओ। अच्छा, स्पेशल सेशन अगर अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर बुला लेते क्या करते ये? नहीं, क्या करते ये? क्या था इनके पास स्पेशल सेशन बुलाने के लिए? मुझे लगता ये है सीरियसली अभिषेक जी, इनकी जो सलाहकार मंडली है उसमें कुछ अति उत्साहित और रेफरेंसेस वगैरह, रिसर्च वर्क, शोध कार्य, अतीत यानी इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या क्या कारनामे हो चुके हैं, क्या क्या विफलताएं हुई हैं, नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, दूसरी सरकारों की, उनके बारे में या तो वो ये समझते हैं कि इस देश की जनता नासमझ है, वो स्मृति दोष का शिकार है, और आज की जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो सत्ता में है वो भी, उनको भी कुछ पता नहीं है अतीत का। अनेक बार ये साबित हो चुका। और खास तौर से मैं केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर और 2024-25 तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनका जो अभिभाषण होता है साल के शुरू में दोनों सदनों के लिए, उस पर जो भी धन्यवाद प्रस्ताव आता है, चर्चा होती है, प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना होता है हर साल। तो प्रधानमंत्री का जो जवाब होता है उसकी हम सब बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं।
कि आप देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस को कैसे धोएंगे और कितनी तैयारी के साथ आते हैं वो। ये लोग तो विपक्ष में रहते हुए भी इनको प्रधानमंत्री से या सत्ता पक्ष के मंत्रियों से 2-3 गुना ज्यादा तैयारी करनी होती है बिल्कुल बिल्कुल। रेफरेंस देने के लिए, सरकार को विफल बताने के लिए और नीतिगत स्तर पर उनको आईना दिखाने के लिए। लेकिन क्या हमें आपको किसी को भी लगता है कि ये लोग किसी भी तरह की तैयारी करके आते हैं? कोई तैयारी इनकी दिखाई नहीं देती। और आज तो जिनके भाषण हुए हैं हुए ही हैं। दो खास तौर से सत्ता पक्ष की तरफ से जो उल्लेखनीय हुए वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब और दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। कल 12 जी। बजे के आसपास अमित शाह बोलने वाले हैं। कल ही निशिकांत दुबे बोलेंगे किसी समय। और ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में हस्तक्षेप करते हैं या राज्यसभा में करते हैं। तो अभी संभवतः लोकसभा में शाम को बोलेंगे। तो आप ये समझिए कि इनकी बहुत बड़ी धुलाई होनी है। अमित शाह जब खड़े होंगे तब इनकी हालत देखने लायक होगी। और अगर प्रधानमंत्री भी आ गए उसके बाद या तो ये भागते मिलेंगे या उनको बोलने से रोकेंगे। दो ही काम होंगे। अब आज का शो सर समाप्त करें उससे पहले मैं चाह रहा था बिहार की सबसे युवा सांसद है कम उम्र की शांभवी चौधरी को मैं थोड़ा सा चाहता था दर्शकों को सुनवा दूं क्योंकि क्रिस्प शार्प और जाते जाते कम शब्दों में जो बात कही है वो मैं दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। और देखिए बिहार की मिट्टी में सिर्फ रवीश कुमार नहीं उगते हैं, ऐसे राष्ट्रवादी लोग भी उगते हैं। क्या बोलिए, सिर्फ 20 सेकंड सुनिए। अपने पति के शव के बगल में बैठी थी, इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख ये होता है क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। ये जो टेक अवे था ना सर, ये वाला पॉइंट वो जबरदस्त था सर। ये क्या है सर? वैसे तो अशोक चौधरी भी, इनके पिताजी भी बहुत तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, लेकिन इस उम्र में और पहली बार की सांसद, पहली बार जितने सुलझे हुए बयान वो देती हैं सदन के भीतर भी जब उनको बोलने का अवसर मिलता है और बाहर भी कभी कभी जब कोई टीवी चैनल उनसे बाइट लेता है किसी मुद्दे पर, कहीं कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता है। बहुत कंफ्यूजन, बहुत क्लियर और बहुत टू द पॉइंट और दुखती रग पर हाथ रखने में महारत हासिल करती हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ेगा उनमें और ज्यादा परिपक्वता आएगी और नई पीढ़ी में ये इकरा हसन, ये प्रणीति शिंदे या जितने भी चेहरे नए आए हैं उनमें सबसे ज्यादा संभावनाशील, ज्यादा तैयारी के साथ, ज्यादा मारक क्षमता के साथ अगर कोई बोलता है तो वो संभवी ही है। हाँ, पिछली बार भी सदन में हमने देखा था कि मतलब बहुत अलग ढंग से मतलब ये किया। चलिए कुछ प्रश्न है सर वो मैं ले लेता हूं दर्शकों से निवेदन है कृपया द अभिषेक तिवारी शो और ओमकार चौधरी सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। संसद में जो ड्रामा हुआ मुझे लगता है हिंदुओं को खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को 99 सीटें दी। यह बहुत निराशाजनक है कि वे करदाताओं के पैसे को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और हर्षी का ही दूसरा प्रश्न भी है वो दोनों ले लीजिएगा। कर्नाटक सरकार आरक्षण को 85% बढ़ाना चाहती है। वे हिंदुओं को जाति में लड़ाना चाहते हैं लेकिन कर्नाटक भाजपा सो रही है। कांग्रेस की इस खतरनाक नीति का मुकाबला कर पाएगी? जी देखिए, जो सत्ता में होता है और जिसके पास बहुमत होता है वो इस तरह की चीजें करता है और वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की नीति है। इस सब के चलते और जिस तरह की आजकल जातीय आरक्षण को बढ़ाने की बात और जातीय जनगणना की बात
तमाम तरह की ओबीसी की बात, दलित की बात राहुल गांधी करते घूम रहे हैं। वैसे तो कई बार लगता है कि इनकी पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी कही हुई बातों को पंचर करते रहते हैं। अभी एक दिन पहले उसी कर्नाटक से आने वाले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 99 में 5 साल के बाद में हमारी मेहनत के बाद जब बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनाया गया, एसएम कृष्णा को बना दिया गया, जो 3-4 महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसका मतलब ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को ये बता रहे हैं। राहुल गांधी तो खैर 2004 में आए थे, लेकिन सोनिया गांधी तो 1998 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई थी, चचा केसरी को हटा करके। तो उस समय जाहिर है सोनिया गांधी ने फैसला किया होगा। तो मल्लिकार्जुन ये खड़गे ये बता रहे हैं कि एक दलित को नहीं बनाया इन्होंने, एक बाहर से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये कांग्रेस में एक दूसरे को एक्सपोज करते रहते हैं। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जितना कर सकती है, जितना विरोध कर सकती है, वो कर रही होगी वहां पर अल्टीमेटली इस देश में जो कोर्ट्स हैं उनको देखना है कि जो एक कैप निर्धारित की गई है आरक्षण की, बिहार में इससे ज्यादा अगर कोई आरक्षण दे रहा है तो वो संवैधानिक कैसे हो सकता है। ठीक बात है। और बिहार में भी नहीं टिका ये, तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने ही हटा दिया उसको। गवर्नमेंट इनको रिप्लाई देकर डिफेंसिव क्यों हो रही है? मुझे तो नहीं लगा ऑब्जर्वर डिफेंसिव हो रही है। 26/11 पे रिव्यू कमीशन लगाओ, बुलाओ कांग्रेसियों को, इंक्वायरी को, और देखो कैसे नैरेटिव पलट जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वहां सदन में का ये टाइम वेस्ट मोदी सरकार करने वाली है। मोदी सरकार के पास इतना टाइम नहीं है गुरु। मोदी सरकार क्विकली बहुत कुछ करने का प्रयास कर रही है, उस पर फोकस्ड है, ठीक है। और यहाँ इस मामले में कोई डिफेंसिव नहीं है। कल आप देखिएगा अमित शाह जी कैसे ठुकाई करेंगे। अभिषेक भैया, इन गधों के सामने मोदी जी आकर बोले तो उनके स्टेचर की बेइज्जती होगी। बात बेइज्जती की नहीं है, बात यह है कि लोकसभा में होना चाहिए बातचीत। रतन गोयल जी, मैंने एक ही कमेंट किया था 4:30 बजे एपिसोड में, वो नहीं लिया। नहीं, 4:30 बजे वाले एपिसोड में मैं सर कम ही कमेंट लेता हूं सर। राम यादव जी कह रहे हैं, अभिषेक भाई इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की स्क्वाड्रन 29 हो गई है, जो लगभग पाकिस्तान के बराबर है। चिंताजनक सिचुएशन है। आदि भाई से चर्चा करें, वो इंडियन एयरफोर्स चीजें देख ले रही है, ठीक है, उनके पास है काबिलियत, आप निश्चिंत रहें। वो जैसे ही जरूरत होगी उसके हिसाब से परचेजेस शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। ओमकार सर, आप शो में आए सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, शुभ रात्रि सर। जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब ओशियन नेटवर्क्स। ओमकार चौधरी सर, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।